नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं ट्रिपल सी के प्रैक्टिस सेट में। क्या आपका भी ट्रिपल सी के एग्जाम इसी मई महीने में होने वाला है? तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बेहद इंपोर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आपकी जानकारी की बता दूं कि आपकी एग्जाम डेट घोषित कर दी गई है कि आपका ट्रिपल सी एग्जाम 8 मई से स्टार्ट होने वाला है और बहुत जल्द ही आपका एडमिट कार्ड आने वाला है। सिर्फ आपके पास 7 दिन का समय बचा हुआ है। इन 7 दिनों में हम अपनी तैयारी को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। तो यदि आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को सभी साथियों में शेयर करें जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पर ट्रिपल सी का ऑफिशियल सिलेबस के अंतर्गत ट्रिपल सी के जो सारे इंपोर्टेंट पॉइंट होते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, सारा कुछ कवर करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है और वीडियो के अंत तक जुड़ा रहना है, जिससे कि आपको पता चल सके पेपर में किस प्रकार का क्वेश्चन आता है और मैं यहाँ पर विद कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चन बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर 1। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल को एडिट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल को एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी कुंजी का प्रयोग करना होगा? तो याद रखेंगे, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल को एडिट करने के लिए F2 शॉर्टकट कुंजी, F2 फंक्शन कुंजी का प्रयोग करते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे टोटल फंक्शन कुंजियाँ कितनी होती हैं, तो याद रखेंगे कीबोर्ड में जो होती हैं ऊपर की तरफ F1 से लेकर F12 तक टोटल 12 फंक्शन कुंजियाँ होती हैं और F1 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग, F1 फंक्शन कुंजी का प्रयोग हम हेल्प के लिए करते हैं और लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल को एडिट करने के लिए F2 का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। आप यहाँ पर देखेंगे महत्वपूर्ण पॉइंट में F2 यह सेल को एडिट मोड में लाने के लिए सबसे तेज तरीका है। दूसरा ऑप्शन है आपका डबल क्लिक, माउस से सेल पर 2 बार क्लिक करके भी संपादित मतलब एडिट किया जा सकता है। इसका मतलब ये कहने का यहाँ क्वेश्चन में तात्पर्य है कि जैसे आपकी ये सेल है और आपका कर्सर यहाँ पर है, या आपका कर्सर मान लेते हैं जैसे आप सेल एक्टिव होती है तो ये आपकी चारों तरफ ब्लैक ब्लैक थोड़ी दिखती है, लेकिन आप सेल के अंदर एंट्री करना चाहते हैं तो या तो आप डबल क्लिक करके या F2 कुंजी का प्रयोग करेंगे तो आप सेल के अंदर पहुंच जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे एस्केप कुंजी होती है। अगर आप टाइप करते समय एडिट रद्द करना चाहते हैं तो आप किसका प्रयोग करेंगे? एस्केप का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद आप अगला पॉइंट देखेंगे फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार वो होता है सेल का कंटेंट फॉर्मूला बार में ही दिखता है। आप देखते हैं कि हम सेल पर जो भी लिखते हैं, जैसे हमारी ये सेल है, इस सेल पर हम जो भी टाइप करते हैं तो वो सारा कहाँ दिखता है? तो वो हमारा फॉर्मूला बार में दिखता है। ये आपका पेज के ऊपर होता है, यहाँ पर जो लिखा होता है FX के यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला बार होता है। तो सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है कि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो भी कंटेंट लिखते हैं किसी सेल पर तो आखिर वो किस जगह दिखाई देता है? तो वह हमारा फॉर्मूला बार में दिखाई देता है। सेल को एडिट करने के लिए या एडिट मोड में जाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो वहाँ पर हम F2 का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे जो आपका एक्सेल होता है यह सामान्यतः MS एक्सेल और लिब्रे ऑफिस कैल्क में दोनों में एक समान कार्य करता है। मतलब कहने का जो हमारा एक्सेल होता है और लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है दोनों में रो होती हैं, दोनों में सेल होती हैं, दोनों में कॉलम होते हैं। रो और कॉलम से मिलाकर सेल बनती है। इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे, रो और कॉलम से मिलाकर सेल बनती हैं। जो कॉलम होते हैं वो खड़े हुए होते हैं। जी कॉलम है, ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, ई कॉलम। और इसके बाद जो लेटी हुई लाइन होती हैं इनको कहते हैं रो। पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। और रो और कॉलम से मिलाकर हमारी एक सेल का निर्माण होता है। और सेल का एड्रेस जैसे मैंने यहाँ पर टिक लगाया, इस सेल का एड्रेस होगा B2। पहले कॉलम का नाम आएगा और उसके बाद रो का नाम आएगा। इसी प्रकार के आपके पूरे 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। क्वेश्चन एक होगा लेकिन उसके साथ आपका एक्सप्लेन में 5 पॉइंट होंगे जो आपके एग्जाम के लिए सीधे सीधे महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। पूछा गया है ईमेल में BCC का पूर्ण रूप क्या होता है? जो ईमेल होता है आखिर इसमें BCC का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक कार्बन कॉपी, आप कहेंगे नहीं। बिजनेस कार्बन कॉपी नहीं। बैकअप कार्बन कॉपी नहीं। ईमेल में BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ईमेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन द्वारा किया गया। और कब किया गया? तो याद रखेंगे 1971 ईस्वी में
बीसी जो आपके 1931 ईस्वी में रे टॉमलिंसन द्वारा ईमेल का आविष्कार किया गया। और आप यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देखेंगे, क्योंकि मेन चीज़ क्या होता है आपको क्वेश्चन पढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर आप देखेंगे हमारे प्रत्येक क्वेश्चन के 5 पॉइंट हैं और टोटल क्वेश्चन 20 हैं। इस प्रकार से आप 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। पूरे 100 क्वेश्चन हैं पॉइंट के हिसाब से, तो आपको एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है और ये आपके पॉइंट सीधे सीधे एग्जाम में पूछे आते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर बीसीसी में रखे गए प्राप्तकर्ताओं को एक दूसरे को ईमेल आईडी नहीं दिखती। मतलब कहने का, जैसे आपने एक मेल 10 लोगों को भेजी और यदि आप बीसीसी के माध्यम से भेजते हैं तो 10 में से किसी भी व्यक्ति को यह पता नहीं चलेगा कि यह मेल मेरे अलावा और किसे भेजा गया है। जैसे आपके पास स्पैम मेल आती है तो आपको लगता है सिर्फ मेरे को ही बस ये मेल आया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। यह मेल आपके अलावा भी और काफ़ी लोगों को भेजा जाता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता क्योंकि वह बीसीसी के माध्यम से भेजा जाता है। हमें ये लगता है कि यह मेल सिर्फ मेरे पास बस आया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। यह मेल भी बहुत ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाया जाता है, लेकिन किसी को यह पता नहीं चलता। तो उम्मीद करता हूं कि आप बीसीसी का अर्थ अच्छे से समझ गए होंगे। सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। आप यहाँ पर सीसी का फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। इसमें सभी को पता होता है कि मेल की कॉपी और किसे भेजी गई है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर 10 लोगों का एग्जाम्पल दिया कि आपने एक मेल एक साथ 10 लोगों को भेजी, तो यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को पता होगा कि यह मेल मेरे को भेजी गई है, मेरे दोस्त को, मेरे जो भी आपके साथी होंगे, जानते हो नहीं जानते हो, प्रत्येक व्यक्ति के बारे में पता चलेगा कि यह मेल मेरे अलावा और कितने लोगों को भेजी गई है। तो वो होती है बीसीसी। टू का मतलब क्या होता है ईमेल में? तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आप किसी व्यक्ति को ईमेल भेजना चाहते हैं तो उसमें टू क्या होता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे पेंसिल जैसा चिन्ह होता है, उसमें लिखा होता है कंपोज। कंपोज पर आप जैसे क्लिक करते हो वो मेल भेजने का पहला आपका फॉर्मेट कह सकते हैं। कंपोज पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको मिलेगा टू। टू सेक्शन में क्या लिखते हैं? तो टू सेक्शन में हम उस व्यक्ति की ईमेल आईडी लिखते हैं जिसको हमें मेल भेजना होता है। जैसे कि आप किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को मेल भेजना चाहते हैं तो उसमें आप उस व्यक्ति की ईमेल आईडी लिखेंगे जो आपके यूजर नेम @ gmail.com इस प्रकार की आईडी होती है। सब्जेक्ट, आपसे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, क्या मेल में सब्जेक्ट लिखना जरूरी होता है? बिना सब्जेक्ट लिखे हम मेल को नहीं भेज सकते। तो ये ऐसा कंपलसरी नहीं होता। आप ईमेल को बिना सब्जेक्ट लिखे हुए भी भेज सकते हैं। ईमेल का विषय लिखना अनिवार्य नहीं, पर इसके बिना मेल स्पैम में जा सकता है। लेकिन आप लिखना चाहें सब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे आपने किसी को अपना आधार कार्ड मेल किया यदि आप उसमें सब्जेक्ट में लिख देंगे आधार कार्ड, तो जिस व्यक्ति के पास गया है वो फोटो, तो उसको पता चल जाएगा कि आपने आधार कार्ड भेजा। उसको उस मेल को खोलने की आवश्यकता भी नहीं होगी कि आखिर मेल में क्या आया है। तो वो होता है कि आपने सब्जेक्ट के द्वारा उसको बता दिया गया है कि आखिर इसमें क्या है। जैसे आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट है, आप कंप्यूटर पढ़ें, आपने ऊपर देखा किताब में कंप्यूटर लिखा हुआ है, तो आपको उसके अंदर देखने की आवश्यकता नहीं होगी कि आखिर इसमें किस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन है। आपने हिंदी किताब देखी, ऊपर हिंदी लिखा हुआ है, तो आपको पता चल गया कि ये सब्जेक्ट हमारा हिंदी है, तो आपको उस किताब के अंदर देखने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको आवश्यकता तब होगी जब आप उसका यूज करेंगे। अनलिमिटेड रिस्पेंड क्या होता है? तो एक साथ कई लोगों को व्यक्तिगत रूप से मेल भेजने के लिए बीसीसी बेस्ट होता है। और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। अभी अभी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? आखिर भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन ए सिद्धार्थ, परम 8000, क्रेवन या प्रत्यूष। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो याद रखेंगे भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। और आपसे पूछे विश्व का, वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो वर्ल्ड का सुपर कंप्यूटर पहला क्रेवन है, जिसको सैमुअर क्रे द्वारा बनाया गया। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000, जिसको विजय भाटकर पांडुरंग द्वारा बनाया गया। और आपसे पूछे सिद्धार्थ, तो ये भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे इंपोर्टेंट पॉइंट में सी डैक यहाँ ये क्या है? तो याद रखेंगे सी डैक की फुल फॉर्म देखेंगे, सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, पुणे में स्थापित किया गया। मतलब कहने का आपसे पूछा जाता है सुपर कंप्यूटर को कहाँ पर बनाया गया, किसके द्वारा? तो सीडेक संस्था द्वारा इसको डेवलप किया गया। कब किया गया? 1991 में। यह इसी साल बनकर तैयार हुआ था। कब हुआ था? 1991 में। किसके द्वारा?
तो विजय भाटकर मैंने आपको नाम बताया, इन्हें भारतीय सुपर कंप्यूटिंग का पितामह फादर कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर आपसे याद रखेंगे, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 जिसको विजय भाटकर द्वारा 1991 ईस्वी में बनाया गया। इसके बाद आप यहाँ पर 2 पॉइंट और देखेंगे। सिद्धार्थ, यह भारत में बना पहला स्वदेशी पर्सनल कंप्यूटर है। भारत का पहला स्वदेशी पीसी कौन सा था? तो वो सिद्धार्थ। और यहाँ पर फ्लॉप्स देखेंगे, फ्लॉप्स की फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछी जाती है। फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकंड, इसकी स्पीड को किसमें मापा जाता है? तो फ्लॉप से मापा जाता है। सुपर कंप्यूटर की स्पीड को फ्लॉप से मापा जाता है और फुल फॉर्म भी इंपोर्टेंट होगी, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? सेव एज का मतलब होता है कि आपने कोई फाइल को पहले सेव कर दिया है कंट्रोल एस के माध्यम से, लेकिन आप उसी फाइल को किसी दूसरे नाम से दूसरी लोकेशन पर सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप प्रयोग करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस शॉर्टकट कुंजी का। पहली बार सेव करने के लिए कंट्रोल एस का प्रयोग करते हैं और सेव एज करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। सेव एज, जो आपके सेव है, यह है मौजूदा फाइल को सुरक्षित रूप से सेव करने के लिए कंट्रोल एस का प्रयोग करते हैं। फाइल का टाइप आप देखेंगे, उपयोगकर्ता जो आप फाइल होता है, जैसे आपका लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन होता है .odt और MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम होता है .docx। ये आपके एक्सटेंशन नेम के नाम से जाने जाते हैं। नया नाम मतलब कहने का एक ही फाइल को दूसरे नाम से सेव करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सेव एज का प्रयोग करते हैं। और लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन नेम कितना होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन नेम होता है .odt और MS वर्ड में ध्यान रखेंगे कि जो हमारी सेव एज करने के लिए कुंजी होती है वो होती है F12। जो हमारा MS वर्ड होता है उसमें सेव एज करने के लिए F12 का प्रयोग करते हैं और लिब्रे ऑफिस राइटर में किसका प्रयोग करते हैं? तो कंट्रोल शिफ्ट एस का प्रयोग करते हैं। UPI किसके द्वारा विकसित किया गया है? जो हमारा UPI है, UPI की फुल फॉर्म देखेंगे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आखिर ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? RBI, NPCI, SBI, ये नीति आयोग। UPI को विकसित करने वाली संस्था कौन सी है? वो है हमारी NPCI। NPCI का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो NPCI का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आपने यहाँ पर फुल फॉर्म देखी, आप यहाँ पर फुल फॉर्म फिर से देख सकते हैं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत में डिजिटल पेमेंट का मुख्य आधार, यह आपके 24/7 सेवा का मतलब है यह है हर टाइम आपको उपलब्ध होता है, आप इसमें किसी भी समय पैसे भेज सकते हैं। UPI पिन कितने अंकों का होता है? तो यह 4 या 6 अंकों का ट्रांजैक्शन सुरक्षित करता है। BPA, तो UPI में पैसे भेजने के लिए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस की आवश्यकता होती है। जैसे आप देखेंगे, आपकी जो आपका UPI ID होती है, आपको मोबाइल नंबर आगे हो सकता है, उस पर @ उसके बाद UPI, इस प्रकार से ID हो सकती है। स्थापना कब हुई? तो भारत में 2016। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए HTTP, HTTPS, FTP या SMTP। तो इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए जिस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं वो है हमारा HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। और FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो सुरक्षित संचार के लिए HTTPS का प्रयोग होता है। और आप देखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है HTTPS में S का अर्थ क्या है? तो S का अर्थ होता है सिक्योर। सिक्योरिटी में S का अर्थ, या HTTPS में S का अर्थ होता है सिक्योर। SSL/TLS, यह सुरक्षा के लिए SSL सर्टिफिकेट का प्रयोग करता है। HTTP एक असुरक्षित है, इसमें डेटा हैकर द्वारा आसानी से पढ़ा जा सकता है। इसके बाद आप देखेंगे, पैडलॉक सिंबल, सुरक्षित वेबसाइट के एड्रेस बार में ताले का छोटा निशान बना होता है। और जो पोर्ट नंबर होते हैं
HTTPS का पोर्ट नंबर काफ़ी बार पूछा जाता है। HTTPS का पोर्ट नंबर होता है 443। सीधा याद रखेंगे HTTPS का पोर्ट नंबर कितना होता है, तो वो होता है 443। काफ़ी सारे स्टूडेंटों को ये होगा कि सर इसका PDF मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी। आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाना है और वहाँ पर आपको इसका PDF क्लास डलने के 3 से 4 घंटे के अंदर आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो आपको पूरी क्लास को अंत तक देखना है और आप जैसे टेलीग्राम ग्रुप पर जाएँगे, ज्वाइन हो जाएँगे, तो आपको वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा। एक बार आप पूरी क्लास देख लेंगे और एक बार PDF से रिवीजन कर लेंगे, तो यकीन मानिए पूरे 20 के 20 पॉइंट और 20 के साथ आपके 100 जी पॉइंट, लगभग आपके 70 से 80 क्वेश्चन पूरे अच्छे से कंप्लीट हो जाएँगे। फाइल को स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? जैसे आप जानते हैं, हम किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं? डिलीट बटन का। लेकिन हम यहाँ पर फाइल को स्थायी रूप से हटाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रयोग करेंगे शिफ्ट प्लस डिलीट का। काफ़ी बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं तो आखिर वो कहाँ जाती है? तो आप किसी भी फाइल को जब भी डिलीट करते हैं तो वो हमारी रिसाइकिल बिन में चली जाती है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा, ऐसी बाल्टी जैसी होती है और इसमें आपकी सारी फाइल होती हैं जिनको आप डिलीट कर देते हैं, तो जिसमें आपकी अस्थायी रूप से फाइल रखी जाती हैं। आपसे पूछा गया है फाइल को परमानेंटली डिलीट करने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। आप देखेंगे यहाँ पर नो रिसाइकिल बिन, इस कमांड से फाइल रिसाइकिल बिन में नहीं रुकती, सीधे हट जाती है, क्योंकि आपने प्रयोग किया शिफ्ट प्लस डिलीट का। यदि आप ओनली फाइल को डिलीट करते हैं तो वो हमारी रिसाइकिल बिन में चली जाती है, लेकिन आपने शिफ्ट डिलीट प्रयोग किया है तो वो आपकी रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगी। कॉन्फर्मेशन, इसे दबाने पर कंप्यूटर हमेशा एक पुष्टिकरण मैसेज दिखाता है। मतलब कहने का, आप जैसे किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो उस वो आपकी फाइल डायरेक्ट डिलीट हो जाती है, लेकिन यदि आप शिफ्ट प्लस डिलीट करते हैं तो आपको एक नोटिस मिलता है कि आप सच में इस फाइल को हमेशा के लिए हटाना चाहते हैं, क्योंकि आप रिसाइकिल बिन में किसी फाइल को भेज देते हैं तो वो आपकी वापसी आ सकती है। किसी फाइल आपकी कोई फाइल गलती से डिलीट हो जाती है तो वो आपके रिसाइकिल बिन के माध्यम से वापसी आ जाती है, रीस्टोर हो जाती है। लेकिन यदि आप उस फाइल को हमेशा के लिए हटाना चाहते हैं, शिफ्ट प्लस डिलीट के माध्यम से हटाते हैं, तो वो फाइल आपकी हमेशा के लिए हट जाती है। तो उसी के पुष्टिकरण के लिए मैसेज दिखता है कि आप वास्तव में उस फाइल को हटाना चाहते हैं। स्पेस, स्थायी डिलीट करने के लिए डिस्क स्पेस तुरंत खाली हो जाता है। रिकवरी, ऐसी फाइलों को वापस लाने के लिए विशेष रिकवरी सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। आपने फाइल को हमेशा के लिए हटा दिया है, परमानेंट डिलीट कर दिया है, तो उसको वापसी लाने के लिए रिकवरी सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। डिलीट की केवल दबाने से फाइल को आप रीस्टोर कर सकते हैं। यदि सिर्फ आप डिलीट की दबाते हैं तो आप उस फाइल को रीस्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी यूनिट क्या है? तो याद रखेंगे कंप्यूटर में जो डेटा की सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है हमारी बिट। एक बिट में आपके 0 और 1 होते हैं। आपसे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है कि 8 बिट बराबर कितने बाइट होता है, या ऐसे पूछ सकता है 1 बाइट में कितने बिट होते हैं। 1 बाइट बराबर 1 BYTE बराबर कितने बिट होते हैं? तो याद रखेंगे 1 बाइट बराबर 8 बिट होते हैं। और हमारे 4 बिट बराबर क्या होता है? तो 4 बिट बराबर 1 निबल होता है। 4 बिट बराबर 1 निबल होता है। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट 1024 बाइट बराबर क्या होता है? 1024 बाइट बराबर होता है हमारा 1 किलोबाइट। आप ये सारे पॉइंट याद रखेंगे और 1024 को हम 2 की पावर 10 के रूप में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 8 बिट के समूह को 1 बाइट कहते हैं। 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं? तो आप देखेंगे 8 बिट के समूह को 1 बाइट कहते हैं। बिट होता है, बिट या तो 0 या हमेशा 1 होता है, या तो 0 होगा या 1 होगा। 8 बिट के समूह को बाइट कहते हैं। और निबल होता है 4 बिट का एक समूह होता है जिसको एक निबल कहा जाता है। 1 KB 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाती हैं, जो मैंने आपको बताया। और आप यहाँ पर डेटा सीक्वेंस देख लेंगे। सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? बिट होती है। बिट से बड़ा निबल होता है, उससे बड़ा बाइट होता है, और बाइट से बड़ा किलोबाइट, किलोबाइट से बड़ा मेगाबाइट, और मेगाबाइट से बड़ा गीगाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इनका क्रम जरूर याद रखेंगे क्योंकि सीधा सीधा क्रम आपके एग्जाम में पूछा जाता है। AEPDS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो याद रखेंगे इसका पूर्ण रूप होता है आधार इनेबल्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस
और आप देखेंगे आपसे वहीं पर एक फुल फॉर्म पूछ जाता है AEPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आप यहाँ पर देखेंगे राशन वितरण यह मुख्य रूप से कोटे या सरकारी राशन दुकानों से जुड़ा है। बायोमेट्रिक इसमें लाभार्थी की पहचान अंगूठे की निशान या आंखों की आइरिस से की जाती है। पारदर्शिता, जब आपने देखा होगा आप यहाँ पर यदि जैसे कंट्रोल बोलते हैं, कोटा बोलते हैं, जहाँ पर आप राशन लेने जाते हैं, तो पारदर्शिता इसका उद्देश्य राशन चोरी को रोकना और सही व्यक्ति तक अनाज पहुंचाना। यदि आपका थंब या आइरिस स्कैन नहीं हो पाती है तो आपको वहाँ पर राशन नहीं दिया जाता है। आधार लिंक, इसके लिए राशन कार्ड का आधार कार्ड से जुड़ा होना अनिवार्य होता है। PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही भारत की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 10। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो याद रखेंगे विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन जो ऑरेकल है वह हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यह हमारा डेटाबेस के अंतर्गत आ जाता है। तो याद रखेंगे आपके ये तीन तो क्या है, तीन तो आपके ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी सही आंसर होगा। जो हमारा ऑरेकल है यह एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम IDBMS है, ना कि OS। विंडो यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया सबसे लोकप्रिय पैड OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स हमारे एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे और इस पॉइंट को भी। जो हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है यह है सबसे लोकप्रिय और पेड है, और जो हमारा लाइनक्स है यह हमारा क्या है, ओपन सोर्स मुक्त है। इसके बाद एंड्रॉयड, यह मोबाइल के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला OS है जिसे गूगल ने बनाया, और इंटरफेस OS ऑपरेटिंग सिस्टम का काम यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच संवाद कराना है। अगला पॉइंट है हमारा, अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यू स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यू स्लाइड को जोड़ने के लिए हम प्रयोग करेंगे Ctrl+M का। काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको शुरू से बताया जाता है कि हमें न्यू डॉक्यूमेंट चाहिए है, न्यू शीट चाहिए है, या हमें न्यू प्रेजेंटेशन चाहिए है। तो उसके लिए हम क्या उसका प्रयोग करेंगे, Ctrl+N का प्रयोग करेंगे। लेकिन आप क्वेश्चन पर 10 सेकंड रुकेंगे और क्वेश्चन को अच्छे से रिपीट करेंगे। न्यू स्लाइड पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, तो न्यू स्लाइड लेने के लिए हम Ctrl+M शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, और सेव करने के लिए Ctrl+S शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। देखेंगे यहाँ पर यह मौजूदा प्रेजेंटेशन में एक खाली नई स्लाइड जोड़ने के लिए Ctrl+M का प्रयोग करते हैं। यह बिल्कुल नई प्रेजेंटेशन फाइल, नई विंडो खोलने के लिए Ctrl+N का प्रयोग करते हैं। और आप अगला पॉइंट देखेंगे F5 का प्रयोग क्या होता है? तो पहली स्लाइड से स्लाइड को शो करने के लिए F5 का प्रयोग करते हैं, और इसके बाद अगली कुंजी है वो है आपकी Shift+F5। वर्तमान स्लाइड शो के लिए F5 और एस्केप कुंजी होती है स्लाइड शो को बंद करने के लिए। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा Ctrl+M का प्रयोग होता है स्लाइड को न्यू स्लाइड लेने के लिए, और जो आपका F5 होता है, F5 का प्रयोग होता है स्लाइड को स्टार्टिंग से शुरू करने के लिए। आपने 10 स्लाइड बनाई, 20, 50 जितनी भी स्लाइड बनाई उनको आप एक नंबर से देखना चाहते हैं तो आप सिर्फ F5 कुंजी दबाएंगे और आपकी स्लाइड रन होना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन आप चाहते हैं, आपने टोटल 20 स्लाइड बनाई और आप जिस स्लाइड पर हैं, जैसे आप 11वीं स्लाइड पर हैं या 15वीं स्लाइड पर हैं, उसी स्लाइड से आपकी स्लाइड रन होना स्टार्ट हो, तो उसके लिए आप Shift+F5 का प्रयोग करेंगे। और आप जैसे कि मैंने बताया 20 स्लाइड हैं और आपकी स्लाइड चल रही हैं, आप स्लाइड को नहीं देखना चाहते तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, एस्केप कुंजी का प्रयोग करेंगे, जो आपका कीबोर्ड का पहला बटन होता है। अगला क्वेश्चन है QR कोड का पूर्ण रूप क्या होता है? तो याद रखेंगे QR का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। QR का फुल फॉर्म क्या होता है? QR का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। आपने इसका यूज बहुत अच्छे से किया होगा। आप दुकान जाते हैं और तुरंत अपना मोबाइल निकालते हैं, पेमेंट को स्कैन कर देते हैं QR कोड के माध्यम से। आपको वहाँ पर किसी का नंबर लेने की आवश्यकता नहीं होती है, फोटो लगी होती है QR की और आप सीधा स्कैन कर लेते हैं। तो 2D बार कोड
क्यूआर कोड का एक 2 डायमेंशनल बारकोड है जिसे कैमरा पढ़ सकता है। इसे 1994 में जापानी कंपनी डेनिसो वेब ने बनाया। इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से याद रखेंगे। और डेटा क्षमता, यह सामान्य बारकोड की तुलना में बहुत अधिक डेटा स्टोर कर सकता है। इसका प्रयोग सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला यूपीआई पेमेंट और वेबसाइट लिंक में साझा किया जाता है। आप देखेंगे वर्तमान में हम क्यूआर का प्रयोग सबसे ज़्यादा पेमेंट के लिए करते हैं। आपको फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे कहीं पर भी पेमेंट करना होता है, आप सीधा स्कैनर भेजते हैं, अपना क्यूआर भेजते हैं और आपका पेमेंट बिना कोई गलती के सीधे आपके खाते में पहुंच जाता है। यह केवल जानकारी साझा करता है। पेमेंट के लिए आपको हमेशा पिन डालना आवश्यक होता है। मतलब जैसे आप पेमेंट करेंगे तो आपको उसमें पिन को डालना आवश्यक होता है। उमंग उमंग ऐप कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है? जो हमारा उमंग ऐप है, आखिर ये कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है? तो याद रखेंगे उमंग ऐप 13 भाषाओं को सपोर्ट करता है। उमंग ऐप की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। आप यहाँ पर देखेंगे सीधा सीधा फुल फॉर्म पूछ आता है कि उमंग ऐप में एन का अर्थ क्या होता है? तो एन का अर्थ होता है न्यू एज। और पूरी फुल फॉर्म अच्छे से याद रखेंगे। यदि आप ये सारे क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्त, आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि आपका एग्जाम 4 महीने से नहीं हुआ, जनवरी नहीं हुआ, फरवरी नहीं हुआ, मार्च नहीं हुआ और अप्रैल में भी नहीं हुआ, मई में हो रहा है। तो कुछ उसमें थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, लेकिन आएगा आपका क्वेश्चन आएंगे वो सिलेबस के ही अंतर्गत आएंगे। तो मैं आपको पूरा सिलेबस के अंतर्गत सारा कुछ पूरा कराने का प्रयास करूंगा। और साथ ही आपके पास अभी समय है 7 दिन का, तो आपको वीडियो सेक्शन में जाना है और आप पॉपुलर पे क्लिक करेंगे। पॉपुलर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ मैथन क्लास आएंगी, जैसे 1000 क्वेश्चन, 600 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन, 1100 क्वेश्चन। ये मैथन क्लास आपके पिछले सेशन में जो आपके 2025 में पेपर हुए हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए ये क्लास बनाई गई थी। तो ये क्लास आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि आपका सिलेबस वही है और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आपको वो क्लास जरूर देख लेनी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को सभी साथियों में एक बार जरूर शेयर करना है, जिसका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको सारी तैयारी बिल्कुल फ्री में, जिस प्रकार से ट्रिपल सी का पेपर आता है तो बिल्कुल उसी प्रकार कराने वाला हूँ। तो आप अपने सभी साथियों को वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनका भी प्रॉफिट हो सके। अगला पॉइंट है आपका यहाँ पर, आप यहाँ पर पॉइंट को पढ़ लेंगे थोड़ा सा। इसमें देखेंगे जो आपका माइनॉरिटी, इसे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। तो पूछ सकता है इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, माइनॉरिटी द्वारा विकसित किया गया है। और इसमें टोटल कितनी भाषाएं हैं? इसमें टोटल आपकी 13 भाषाएं हैं। आईपी पता, जो आपका IPv4 एड्रेस होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। और यह IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है? तो याद रखेंगे IPv4 एड्रेस होता है, यह टोटल हमारे 32 बिट का होता है। IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है? तो यह 32 बिट का होता है और इसकी फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 होती है। और यह कितने भागों में बटा होता है? तो यह टोटल आपके 4 भागों में बटा होता है। याद रखेंगे यह कितने भागों में बटा होता है? तो ये आपके 4 भागों में बटा होता है और 4 भाग में अलग अलग डिवाइड करता है। वो 3 डॉट के माध्यम से यह 4 भागों में डिवाइड होता है। IPv6 एड्रेस कितने बिट का होता है? तो यह 128 बिट का होता है। और आप देखेंगे स्टैटिक और डायनेमिक IP एड्रेस 2 प्रकार के होते हैं। स्टैटिक मतलब स्थिर होता है और डायनेमिक मतलब हमेशा बदलने वाला। बाइनरी, कंप्यूटर के अंदर यह पता 0 और 1 बाइनरी में स्टोर होता है। अगला क्वेश्चन है, RTGS के माध्यम से न्यूनतम पेमेंट राशि कितनी भेजी जा सकती है? यदि आप किसी व्यक्ति को RTGS के माध्यम से पैसे भेजना चाहते हैं तो कम से कम आपको कितने रुपए भेजने पड़ेंगे? यहाँ पर आप याद रखेंगे कि आप किसी व्यक्ति से यदि पैसा लेना चाहें या कोई व्यक्ति आपसे कहे मैं आपको कुछ रुपए दान करना चाहता हूँ या पैसे ट्रांसफर करना चाहता हूँ, तो आप बताइए कितने? तो आप कहिएगा एक बार आप मुझे RTGS के माध्यम से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे कि आपको कम कहने पर अच्छा अमाउंट मिल सकता है। मतलब कहने का, यदि आपको कोई व्यक्ति RTGS के माध्यम से पेमेंट करता है तो कम से कम उसे 2 लाख रुपए ट्रांसफर करने होंगे।
इसकी जो न्यूनतम सीमा है वो है 2 लाख रुपए, इससे कम का आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। यदि आरटीजीएस के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र होता है तो कम से कम 2 लाख, इससे ऊपर की लिमिट आपकी, मतलब कहने का कम से कम 2 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी शेयर कर सकते हैं। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और इसकी न्यूनतम सीमा होती है 2 लाख रुपए। 2 लाख से कम ट्रांजैक्शन आरटीजीएस के माध्यम से नहीं हो सकता। इसके ऊपर की कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेफ्ट 2 लाख से कम के लिए नेफ्ट का प्रयोग होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, और आरटीजीएस की सुविधा साल के 365 दिन और 24 घंटे आपकी ये उपलब्ध होती है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज कितना होता है? जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर होता है इसका डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज कितना होता है? तो वो होता है 12। डिफ़ॉल्ट का मतलब आज यहाँ पर समझ लेंगे। डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि आप लिब्रे ऑफिस राइटर कभी भी खोलेंगे तो उसका डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज कितना होता है? तो वो होता है हमारा 12। कभी भी आप लिब्रे ऑफिस राइटर खोलेंगे तो उसका डिफ़ॉल्ट साइज मिलेगा, वो मिलेगा 12। फ़ॉन्ट का नाम क्या होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो फ़ॉन्ट होता है उसका नाम होता है लिब्रेशन सेरिफ। फॉर्मेटिंग को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी का प्रयोग करते हैं। आप देखेंगे जो आपके ड्रॉप डाउन मेन्यू होती हैं इसमें न्यूनतम और अधिकतम फ़ॉन्ट साइज कितना होता है? तो कम से कम 6 और अधिक से अधिक 96 होता है। ये क्वेश्चन आपका सीधा हर एग्जाम में पूछा जाने वाला है। फ़ॉन्ट का नाम क्या होता है? कम से कम साइज़ कितना कर सकते हैं? 6 और अधिक से अधिक ड्रॉप डाउन में तो अधिक से अधिक 96, और आप देखेंगे डिफ़ॉल्ट जो कितना होता है वो 100% होता है। कम से कम 20% और अधिक से अधिक 600% तक आप पेज को ज़ूम कर सकते हैं। सीधा-सीधा क्वेश्चन यहाँ पर पूछने वाला है। कीबोर्ड की फ़ॉन्ट साइज़ को आप 1000 से भी अधिक कर सकते हैं, मतलब यदि आप कीबोर्ड के माध्यम से करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं आपने फ़ॉन्ट साइज़ न्यूनतम 6 और अधिकतम 96, जो आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू है। लेकिन आप कीबोर्ड के माध्यम से आप फ़ॉन्ट साइज़ को 1000 से भी अधिक ऊपर तक कर सकते हैं। आप और यहाँ पर पूछा जाता है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, ये 2 छोटी-छोटी शॉर्ट कुंजियाँ हैं, लेकिन हमेशा बच्चों को ये परेशान करती आई हैं। आपको लेकिन परेशान नहीं होना है। सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? SUPER SCRIPT। सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट पी का प्रयोग करते हैं, और सब स्क्रिप्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर को रीबूट करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो कंप्यूटर को रीबूट करने के लिए हम कंट्रोल आल्ट डिलीट का प्रयोग करते हैं। रीबूट करने के लिए कंट्रोल आल्ट डिलीट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 3 फिंगर सैल्यूट, आप देखेंगे यह शॉर्टकट अक्सर 3 फिंगर सैल्यूट भी कहा जाता है। टास्क मैनेजर, इसके ज़रिए आप अटके हुए प्रोग्राम्स को बंद करने के लिए टास्क मैनेजर को खोल सकते हैं। और आप यहाँ पर जो आपके जो 2 पॉइंट हैं, वार्म बूटिंग पूछा जाता है, क्या कहलाता है? वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग। वार्म बूटिंग वो होता है कंप्यूटर चालू रहते हुए उसको रीस्टार्ट करना, वो वार्म बूटिंग कहलाता है। और जब कंप्यूटर पूरी तरह बंद हो और फिर उसे चालू किया जाता है तो वो आपका कोल्ड बूटिंग कहलाता है। मतलब कहने का, जब आप कंप्यूटर को पहली बार ऑन करते हैं तो वो आपका कोल्ड बूटिंग होगा, और आपका कंप्यूटर चल रहा है और आपने उसको रीस्टार्ट कर दिया तो वो आपका वार्म बूटिंग कहलाता है। इमरजेंसी, जब कंप्यूटर हैंग हो जाए तो आप इस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग कर सकते हैं, कंट्रोल आल्ट डिलीट का। ओएस का फुल फॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ओएस का वह हिस्सा जो मुख्य मेमोरी में हमेशा रहता है, क्या कहलाता है? तो वो आपका कर्नेल कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। आप यहाँ पर देखेंगे जो हमारा कोर होता है, कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य हिस्सा होता है जो हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। सेल, यह यूजर से कमांड लेता है और कर्नेल तक पहुंचाता है। सिक्योरिटी, कर्नेल यह सुनिश्चित करता है कि कौन सा प्रोग्राम किस हार्डवेयर का इस्तेमाल करेगा। और मैनेजमेंट, यह मेमोरी और प्रोसेस मैनेजमेंट का काम देखता है। लोडिंग, कंप्यूटर चालू होते ही सबसे पहले कर्नेल ही रैम में लोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टाग्राम आप सभी चलाते होंगे, यदि नहीं चलाते तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं और आप जितनी ज़्यादा सोशल मीडिया ऐप से दूर रहेंगे आपकी पढ़ाई में उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो आपको यदि चलाते भी हैं तो आपको बहुत लिमिट समय के लिए चलाना चाहिए, आधा घंटे या 30 मिनट
या 45 मिनट, या आप लिमिट लगा लीजिए, उसमें लिमिट लग जाती है कि आप एक दिन में कितनी देर इंस्टाग्राम चलाना चाहते हैं। तो जैसे कि मेरे मोबाइल पे लिमिट लगी हुई है कि मुझे 24 घंटे में बहुत से बहुत 45 मिनट ही इंस्टाग्राम चलाना है। जैसे ही 45 मिनट होता है मेरा इंस्टाग्राम कुछ भी चल रहा हो ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाता है। तो आपको भी अपने इंस्टाग्राम पर लिमिट लगा लेनी है कि आपको अपना इंस्टाग्राम कितनी देर यूज करना है, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे। जैसे कि मेरे में 45 मिनट की लिमिट लगी हुई है कि 24 घंटे में मुझे सिर्फ 45 मिनट की ही इंस्टाग्राम को ओपन रखना है। 45 मिनट जैसे ही होगा ऑटोमेटिकली हमारा इंस्टाग्राम ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो जिससे कि मेरा समय और आपका समय भी बचना आवश्यक होता है। तो आप इसके माध्यम से बचा सकते हैं अपने समय को। आपको लगेगा कि जो मेरी डेली की लिमिट थी 45 मिनट की, मैंने इसको अपना काम 45 मिनट पूरा कर लिया है, अब इसके बाद मैं अपना पढ़ाई करूँगा या अदर काम करूँगा। तो आप इसमें लिमिट लगा सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने इतना देर इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया ऐप का यूज किया है। इंस्टाग्राम का प्रयोग फ़ोटो और वीडियो पोस्ट करने के लिए अधिकतम कितनी अवधि होती है? वो होती है आपकी 90 सेकेंड, 1.5 मिनट का। अब आप देखेंगे यहाँ पर इंस्टाग्राम अब मेटा कंपनी का हिस्सा है। इंस्टाग्राम किसका हिस्सा हो गया है? तो मेटा कंपनी का ये हिस्सा हो चुका है। स्टोरी ऑटोमेटिकली 24 घंटे में आपकी डिलीट हो जाती है। डीएम का मतलब पूछा जाता है। डीएम का मतलब होता है डायरेक्ट मैसेज, और हैशटैग का अर्थ होता है कि आपके कंटेंट को सर्च में लाने के लिए, और आविष्कार 2010 में केविन सिस्टम द्वारा किया गया। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ जाता है। जैसा कि आप देखेंगे अभी होमगार्ड का एग्जाम हुआ है, यूपी होमगार्ड का एग्जाम हुआ है, जिसमें आपका इंस्टाग्राम से क्वेश्चन आया है। वो भी पोस्ट डालने से संबंधित ही था, क्योंकि ये आपके सोशल मीडिया ऐप हैं जिनको आप अधिकतर बहुत अधिक प्रयोग करते हैं, वर्तमान में प्रयोग हो रहा है। तो आप इन ऐप को भी अच्छे से देख लेंगे। जैसे आपका यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया और लिंक्डइन हो गया, फ़ोनपे, गूगल पे, इन सभी को आप देख लेंगे। अन्यथा मैं तो सारे क्वेश्चन यहाँ पर कराने ही वाला हूँ। वैक्यूम ट्यूब, क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में किया गया? तो याद रखेंगे कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ। टोटल कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ हैं? तो याद रखेंगे टोटल कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ हैं। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ, दूसरे में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ, तीसरे में आईसी का प्रयोग हुआ, और चौथे में किसका प्रयोग हुआ? माइक्रो प्रोसेसर। और पांचवें में किसका प्रयोग हुआ? तो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का प्रयोग हुआ। आप यहाँ पर यही देखेंगे, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा था और बहुत अधिक बिजली की खपत करते थे। इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ। चौथे में माइक्रो प्रोसेसर, वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और पांचवी पीढ़ी में हमारा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का प्रयोग हुआ। इस प्रकार से हमने नंबर ऑफ क्वेश्चन 20, लेकिन 20 क्वेश्चन के साथ प्रत्येक क्वेश्चन का आपका पॉइंट है। तो आप देखेंगे 20 क्वेश्चन आपके ये हुए, और 20 गुणे आप 5 यहाँ पर कर लेंगे, तो कितने हो गए आपके क्वेश्चन? 100 + 20, तो टोटल आपके 120 पॉइंट या 120 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। टोटल आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपका एग्जाम कब होने वाला है, और यदि आपको किसी भी प्रकार से किसी भी टॉपिक में कोई भी डिमांड होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसका सॉल्यूशन कराने का आपका पूरा प्रयास किया जाएगा। तो एक बार वीडियो को सभी साथियों में जरूर शेयर करना है जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। मिलते हैं हम अब अपने अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।